सब पर भारी पड़ी बहू। अर्चना और सौरभ पति पत्नी थे। सौरभ भी घर पर नहीं था। दोपहर के 1 बज रहे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ ही था। अर्चना हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। अर्चना ने अपना खाना जारी ही रखा। अर्चना को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही होते हैं बहुओं के लक्षण। अर्चना ने उनकी बात को अनसुना किया और अपने खाने पर ही फोकस रखा। सासू माँ ने फिर ताना कसते हुए कहा, यहाँ कर्ज उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुंह में आ रही है और इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। खाने में देखो हलवा पूरी खा रही है। पहली बात तो यह है कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरी इच्छा मुझे क्या खाना है। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। यह तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट कर आए हैं। अर्चना का इतना कहते ही सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन सौरभ ने इशारा कर चुप करा दिया। अर्चना खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहां जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटते ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उस दिन सुबह से अर्चना इधर से उधर दौड़े जा रही थी। सौरभ भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। अर्चना बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो अर्चना के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ दे देती तो शायद यह नौबत नहीं आती, पर फिर चुप रह गई। एक तो वैसे भी दिमाग खराब हो रहा था और सौरभ घर पर भी नहीं आए थे। ऊपर से घर में बैठे लोग साथ देने की जगह बस उल्टा बोले जा रहे थे। खैर, अर्चना ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसकी नजरें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सबने शांतिपूर्वक अपना खाना खत्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद सौरभ घर में आता हुआ दिखा। तब जाकर अर्चना की जान में जान आई। सौरभ के घर में आते ही वह सीधा सौरभ के पास जाकर बोली, क्या हुआ सौरभ, पैसों का बंदोबस्त हो पाया? अर्चना का सवाल सुनकर सौरभ बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर अर्चना को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है, पर सौरभ भी सुबह से भूखा प्यासा है। यह सोचकर अर्चना ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, सौरभ ने उदासी से कहा। एक बार को तो अर्चना की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का भी कोई ना कोई निदान कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर अर्चना रसोई में जाकर सौरभ के लिए खाना लगाने लगी। खाना लगाते लगाते उसकी आंखों में
आंसू आ गए। कितने प्यार से पापा ने वो गहने उसकी शादी में दिए थे। कुछ गहने तो मम्मी के थे जो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी को दे दिए थे। एक एक गहने से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। पर पिछले साल सौरभ के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस चल निकलेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि इस बीच ननद ज्योति की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे वह उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार सौरभ ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर सौरभ को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत यह थी कि ब्याज देने के पैसे तक नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी पर उन्होंने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमसे पूछकर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था। खैर, खाना लगाकर अर्चना सौरभ की थाली बाहर लेकर आई तो सौरभ हॉल में नहीं था। दूसरे कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। थाली वहीं टेबल पर रख उस कमरे की तरफ गई, पर वहां हो रही बातचीत सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक सौरभ? कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था। पर पता नहीं क्यों अर्चना के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। सास बोली, अब हम क्या कर सकते हैं? अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकले। क्या हुआ? उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। हाँ, अगर भाई के बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी गहने भी ना देती। हाँ, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा है कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। अर्चना ने अचानक कमरे का दरवाजा खोल दिया। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में आंसू भरे हुए थे, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले सौरभ के गाल पर थप्पड़ रख दिया। तुम पति हो मेरे? बोलते हुए भी शर्म आ रही है। मेरे अपनेपन और प्यार का यह सिला दिया तुमने। मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू। तेरी हिम्मत कैसे हुई सौरभ पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं, कितनी जगह दे देंगे तुझे तेरे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? अर्चना के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी से? सास हैं वो तुम्हारी। भाड़ में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोच मत लेना, इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है इस घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया इस घर से। सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है
ना उसे फ्रॉड कहा जाता है। और अगर मैंने कानूनी एक्शन लिया ना तो मैं उसको साबित भी करके दिखा दूंगी, क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है, तो आपके पास ऐसे कोई पेपर्स भी नहीं हैं। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दाव मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू होगी वो अलग, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेशर्म लोगों के घर में रहना है तो बेशर्म बनना पड़ेगा। वहाँ से अर्चना सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी अर्चना उस घर में रहती है, उन लोगों के नाक के नीचे। पूरा परिवार एकजुट है, पर वो अकेली। पर अब वो हर वो चीज़ करती है जो उसे पसंद है। एक लड़की की हिम्मत की वाकई में दाद देते हैं, जिसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है उसके लिए कि क्या वह सुरक्षित है ससुराल में। पर उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास हमेशा यही कहते हैं, आप डरो मत, मैं सुरक्षित हूँ और अब मैं किसी से नहीं डरती। आज वह अपने पैरों पर खड़ी है, किसी की मोहताज नहीं।